विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। ठीक है, तो मुगल पढ़ रहे थे हम लोग। आज हमने क्या पढ़ना? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1760, लगभग कितने साल? लगभग 47-48 साल। हाँ, कितना हो रहा है? 58 से लगभग 42 साल ये हो गए, 43 और 7, लगभग 50 साल लगा लो। लगभग कितने? 5 सालों में ही परेशान हो जाते हैं लोग अब अपने राजा को देखते हुए। अब राजशाही तो नहीं रही, लेकिन सोचो 50 साल तक, 49 सालों तक एक ही राजा को देखना, वो भी किसको? औरंगजेब को, है ना। तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। मैंने कहा था गाजी जिस जिसकी उपाधि होगी उन सबकी लिस्ट बनानी है आपने। बादशाह गाजी, ठीक है, चाहे वो सल्तनत में हो चाहे वो मुगल में हो। तो क्वेश्चन पूछेगा गाजी किसकी उपाधि थी या किसकी नहीं थी, तो इसलिए आपने गाजी की एक लिस्ट बना के रखनी है। ठीक है, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर बोलते हैं, साथ में जिंदा पीर भी बोलते हैं। जिंदा पीर मैंने बता दिया था आपको, है ना। 5 टाइम नमाज अदा करता था, सिर्फ 4 विवाह किए, इस्लाम में जो स्वीकृत हैं 4 विवाह किए, और क्या? शराब नहीं पी कभी, ये भी बता दिया था मैंने कि एक बार पी थी। ठीक है, तो उतना डीप नहीं जाना कि किसके हाथों पी मतलब थूक दी थी मुंह में लेते ही। ठीक है, तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन ये भी बना। 3 नवंबर 1618 नहीं पूछेगा कभी भी, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा कभी पेपर में। फिर भी मैं बता रहा हूं कि 3 नवंबर जगह पूछेगा कि कहां पर हुआ औरंगजेब का जन्म। आंसर दोहद नामक स्थान पर हुआ। दोहद कहां पड़ता है? उज्जैन के आसपास पड़ता है। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर टेम्पल है वहां पर। छिप्रा चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये सब बता रखा है। ठीक है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, पिताजी का नाम शाहजहां औरंगजेब के, माताजी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल, है ना। ठीक है, 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह ईरान के राजघराने से हुआ। फारस मतलब ईरान के राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? रबिया बीबी। दिलरास बानो बेगम पुराना नाम है, बाद में रबिया बीबी बोला गया उनको। ठीक है, आपको पता होगा इनके लिए औरंगजेब भी बनाता है एक मकबरा। क्या बनाता है? इसको बोलते हैं बीबी का मकबरा। क्या बोलते हैं? कहां पर है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। ये भी चाह रहा था कि मैं भी अपने पापा की तरह अपनी वाइफ के लिए क्या करूं, एक बना दूं मकबरा। ठीक है, लेकिन वो मकबरा इतना गंदा बना, उसको फुहड़ ताजमहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाह रहा था वो भी ताजमहल जैसा बनाए, पर ताजमहल जैसा नहीं बन पाया, तो फुहड़ ताजमहल के नाम से क्वेश्चन आया। इसे कहा जाता है आंसर बीबी के मकबरे को, या रबिया दुर्रानी का मकबरा। किसका मकबरा? रबिया दुर्रानी का मकबरा, या फिर दिलरास बानो बेगम का मकबरा। ठीक है, चलो जी। सामूगढ़ की लड़ाई जीत गया था कौन? औरंगजेब। आगरा पर अधिकार कर लिया था उसने सामूगढ़ की लड़ाई के बाद। और उसके बाद क्या किया कि 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक किया। ये एक ऐसा बादशाह है जिसने 2 राज्याभिषेक कराए अपने, 2 बार। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक कराए। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले कौन है। औरंगजेब ने भी 2 बार राज्याभिषेक किया, शिवाजी ने भी अपने 2 बार राज्याभिषेक कराए थे। ये पता है आपको? नहीं पता? तो जब हम शिवाजी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी क्या करेंगे, उनके 2 राज्याभिषेक पढ़ेंगे। और राज्याभिषेक करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनका नाम भी याद करने पड़ते हैं। किसमें? शिवाजी में। ठीक है, फिलहाल मैं अभी शिवाजी में नहीं जा रहा हूं। तो 21 जुलाई 1658 डेट नहीं पूछेगा आपसे। 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक किया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। क्या की? अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। ठीक है, खजुआ और देवराय घाटी के युद्ध के बाद, खजुआ में पता ही आपको सुजा को पराजित कर दिया था इसने। देवराय घाटी के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर दिया था, है ना। अंतिम रूप से पराजित करने के पश्चात 5 जून 1659 को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। एक राज्याभिषेक तो कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए कराया उसने अपने पहला,
कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, जनता में बात फैल जाए कि भैया मैं राज्याभिषेक हो चुका हूँ, मैं राजा बन चुका हूँ, मुगल बादशाह अगला कौन है तुम्हारा, औरंगजेब है। तो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तरीके होते हैं ये, क्या होते हैं, स्ट्रेटजी होती है। चलो, तो बाद में 5 जून 1659 को औपचारिक राज्याभिषेक फिर दोबारा उसने दिल्ली में करवाया। इतना समझ में आ गया। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को निवारण के लिए राहदारी, क्या राहदारी, दरअसल पारगमन शुल्क था ये। पारगमन मतलब आने जाने पे जो शुल्क लगता था उसको बोलते थे राहदारी। क्या बोलते थे, राहदारी। और पानदारी, ये व्यापारिक चुंगियां होती थी, पानदारी आदि प्रमुख आब वाबों को समाप्त कर दिया। एक बार क्वेश्चन बना, आब वाब क्या थे मुगलों के समय में? लोकल टैक्स, छोटे छोटे जो टैक्स होते हैं ना, लोकल टैक्स, उनको क्या कहते थे, आब वाब। तो आब वाबों के प्रकार थे राहदारी और पानदारी। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। औरंगजेब ने सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए फारस के शाह यानी ईरान के शाह, भाई सबसे पहले ससुराल वाले ही तो आएंगे, फारस के शाह ने शाह बुदाग बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसका वर्णन कौन करता है, मनुची करता है। मनुची कौन, वही तोपची। मनुची कौन, स्टोरिया डो मोगोर, जिसने किताब लिखी थी। मैंने 2 नाम बताए थे आपको, एक मैंने फ्रांसिस बर्नियर बताया था। फ्रांसिस बर्नियर ने लिखी थी ट्रबल इन द मुगल एम्पायर, है ना, जो कि उत्तराधिकार के युद्धकार, खासकर जब दारा शिकोह के सब पर रो रहे थे लोग, बिलख रहे थे, उसका वर्णन किसने किया? तो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किया किसने? फ्रांसिस बर्नियर ने। और मनुची कौन, जो तोपची था और जिसने स्टोरी ऑफ द मोगोर लिखी। तो मनुची लिखता है कि ईरान से, ससुराल से आए थे भाई, शाह बुदाग बेग के नेतृत्व में एक दूतमंडल आया था कि, है ना, समझ में आ गया, इसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, और कुछ बड़ा चढ़ा कर करता है कि वर्णन, क्या करता है, बड़ा चढ़ा कर करता है, होता ही है। दूतमंडल का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें 60 अरबी घोड़े, क्या 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट का एक गोल मोती, शाह की पसंद पान के पत्तों को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। चलो जी, ये चलता रहता है, ठीक है, दामाद और ससुराल के बीच में। ईरान के बादशाह ने सर्वप्रथम औरंगजेब को बादशाह स्वीकार किया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने 15-20 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे पहले औरंगजेब को बादशाह मानने वाला, मान्यता देने वाला कौन था? आंसर, ईरान। तो सबसे पहले ससुराल वालों ने मान्यता दी, है ना। इसका एक बेटा भी था अकबर, पता है आपको? अकबर था उसका नाम भी। एक तो अकबर पहले पढ़ लिया हमने, सम्राट अकबर। एक अकबर इसका बेटा भी था, जिसने क्या किया था, विद्रोह किया था। ये उसका पीछा करता रहा, हाँ, दक्षिण भारत भागा हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भागा। बाद में बताया जाता कि अपने ननिहाल गया हो। कहाँ गया? ननिहाल गया। मैंने आपको बताया भी कि अमीरों के फार्म हाउस होते हैं, गरीबों के क्या होते हैं, ननिहाल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रेम और जो सबसे ज़्यादा वो मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वो मामा कोट में मिलती है। मामा का कोट मतलब मामा का घर, है ना, और ननिहाल में मिलती है। बट औरंगजेब ने अपने बेटे को इतना भगाया कि अपने ननिहाल में जाके मर गया। कौन? अकबर। तो सोचो कितना कठोर व्यक्ति रहा होगा। तो बाकी बच्चों ने फिर ज़्यादा फालतू बात नहीं की, बहस नहीं की। 80 साल से ऊपर का हो गया था। वो 4 बेटे क्या इंतजार करते रहे कि पिताजी अब मरेंगे, तब मरेंगे। पिताजी मरे ही नहीं, है ना। और जब मरे तो बाद में आपको पता ही है, लेटर मुगल में जो पहला बहादुर शाह फर्स्ट, सालम फर्स्ट है, उसको शाह बेखबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शासकीय कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सपने पूरे करने थे। 60-62 साल का हो ही गया था। रिटायरमेंट की जो एज होती है उसके बाद कोई अगर राजा बनेगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा ना, काम नहीं करेगा ऐसा आदमी। चलो, इसीलिए भाई 21 साल में निकाल लो पेपर, मजा आएगा जॉब करने का, है ना। बाकी उम्र उत्तराखंड में 42 साल तक है। 42 साल तक पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो लोग पहले नहीं पढ़ पाए वो अब कर सकते हैं। चलो, सैन्य अभियान। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों, विशेषकर असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। अराकान म्यांमार, है ना, और असम। तो किसे बनाया बंगाल का गवर्नर? आंसर, मीर जुमला को। किसको बनाया? मीर जुमला को। मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 में अहोम
अहोमों को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। एक आप ना मॉडर्न में भी पढ़ते हो अहोम विद्रोह, क्या पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन बनता है कि अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, जरा चेक करना, क्या गोमधर कुंवर थे? अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर थे क्या? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मॉडर्न को भी यहीं पर, गोमधर कुंवर थे ना, ये क्वेश्चन बनता है, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, किसमें, आईएएस में पूछा गया था कि अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, आंसर गोमधर। तो कूच बिहार तो पता है ना आपको, कहां पड़ता है कूच बिहार, बताओ तो। फिर मॉडर्न में ले जाना चाहूंगा मैं आपको, अरे भाई मॉडर्न में ले जाना चाहूंगा, केशव चंद्र सेन का नाम सुना है आपने? केशव चंद्र सेन न, कभी नहीं सुना। राजा राम मोहन राय का नाम सुना है? ब्रह्म समाज सुना है? उसी में एक शायद केशव चंद्र सेन होते हैं। भाई राजा राम मोहन राय की तो मृत्यु हो जाती, तो आगे कौन संभालता है फिर? तो उसमें केशव चंद्र सेन होते हैं, वो विरोध करते हैं बाल विवाह का। क्या करते हैं? बाल विवाह का विरोध करते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, बाल विवाह का विरोध भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि तब तक कूच बिहार के एक बूढ़े राजा का रिश्ता आता है, किसके लिए? केशव चंद्र सेन की पुत्री के लिए। अब केशव चंद्र सेन की पुत्री होती अल्पायु, मतलब जो जिस तरह से बोल रहे थे ना कि भाई बाल विवाह नहीं होने चाहिए, अब रिश्ता आ गया राजा का, तो केशव चंद्र सेन भी क्या हो गए थोड़ा सा, है ना, और उन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक बड़े उम्र के राजा के साथ कर दिया। इस प्रकार से फूट पड़ गई, किसमें? किसमें? ब्रह्म समाज में। भाई आप बोल रहे, सिखाने वाला सिखा रहा बाल विवाह मत करो, अपनी पुत्री का विवाह क्या कर रहे हो? कूच बिहार के राजा से कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कूच बिहार पड़ता कहाँ है? अब वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल का जब मैप देखेंगे तो ऊपर, जब मैं मैप रीडिंग करा रहा था वहां पे बताया था मैंने आपको, समझ में आया? ठीक है, चलो जी। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? शाइस्ता खां, नाम सुने हो शाइस्ता खां का? अभी सुनोगे आप, अभी आएंगे जब, कौन? छत्रपति शिवाजी, तब नाम सुनोगे। तो शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया और अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। चटगांव सुना है आपने? क्या सुना है चटगांव के बारे में? चिटगांव, चटगांव कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव शस्त्रागार लूट सुनी है आपने कभी? मॉडर्न में क्वेश्चन बनेगा, चटगांव आर्मरी रेड, कौन थे बताओ चटगांव शस्त्रागार लूट के? भले ही हम औरंगजेब पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी एक दिमाग कहां रखना है? मॉडर्न पे भी रखना है कि चटगांव शस्त्रागार लूट, सूर्यसेन मास्टर दा, सूर्यसेन मास्टर दा। एक पिक्चर आई और वो फ्लॉप हो गई बुरी तरह। अभिषेक बच्चन का बहुत अच्छा रोल कर रखा है, सूर्यसेन बने हुए हैं, मास्टर दा बने हुए हैं, और दिखा रखा है उसमें कि किस प्रकार से मशीन गनों से भुना गया था किनको? उन बच्चों को जो मास्टर दा के साथ क्या कर रहे थे? आर्मरी रेड में भाग लिया था जिन्होंने। साथ में उनके साथ दीपिका पादुकोण ने भूमिका अदा की है। तो मास्टर दा के साथ दूसरी क्रांतिकारी महिला कौन थी? ढूंढिए नाम। ठीक है, इस तरह से आपके मॉडर्न के भी कुछ पॉइंट क्या हो जाएंगे। तो चटगांव शस्त्रागार लूट, मास्टर दा, मास्टर दा इसलिए बोलते हैं, दा मतलब दादा बोलते हैं ना बंगाली में, बड़े भाई। तो मास्टर क्योंकि टीचर थे, है ना। खेले हम जी जान से, शायद उस पिक्चर का नाम है खेले हम जी जान से, शायद फ्लॉप हो गई थी वो मूवी, उसको देखना चाहिए, शायद आपके इतिहास से संबंधित है। ठीक है, चलो जी। आप लोग बोलते होंगे सारी फ्लॉप पिक्चरें हम ही दिखा रहे हो। पटेल जो कि इतनी अच्छी पिक्चर है वो फ्लॉप हो गई, खेले हम जी जान से वो फ्लॉप हो गई, और आजकल जो माणिक शाह है ना, माणिक शाह पर एक पिक्चर आई है, उसको भी लोग ज्यादा नहीं देख रहे हैं, जो कि रियल हीरो हैं भाई। रियल हीरो कौन है? माणिक शाह हैं। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी तो पता है ना आपको, कहां पर? देहरादून में, हमारे देहरादून में। कब हुई थी स्थापना इंडियन मिलिट्री एकेडमी की? जहां आप जाना चाहते हो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी।
क्या 1932 में हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 पहला बैच, सुनिए, पहला बैच मानेकशॉ पासिंग आउट परेड, पहले बैच के हैं मानेकशॉ। एक दिन फील्ड मार्शल बने वो, कहाँ के? इस देश के। और वो एक ऐसे फील्ड मार्शल थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, लेट, जिनकी बातों को मानना ही पड़ता था। एकमात्र आदमी था देश में मानेकशॉ जो उनकी बातों को नहीं मानता था, जो कहता अभी सेना तैयार नहीं है, अभी हम बांग्लादेश पर क्या नहीं कर सकते। तो देखिएगा, मैंने भी नहीं देखी, अभी देखनी है मैंने भी, ठीक है, आप लोगों के साथ समय ही नहीं मिलता। चलो, तो शाइस्ता खान ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया। भाई मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ, मास्टरदा के साथ एक और क्रांतिकारी महिला थी, प्रीतिलता वाडेदार, प्रीतिलता वाडेदार का नाम याद रखना आपने। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी आगे। और भी थी क्रांतिकारी महिलाएं बंगाल में, कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने गोली मार दी, डिग्री लेने गए और गोली मार दी। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, नाम ढूंढिए, कि डिग्री लेने के दौरान बंगाल की वो क्रांतिकारी बालिका कौन थी जिसने क्या कर दिया, गवर्नर या किसी की हत्या कर दी, उसे गोली मार दी। कौन थी? बीना दास थी क्या? ढूंढिए। वीरांगनाएं हुई हैं भाई इस देश में। चलो जी, औरंगजेब की दक्कन नीति पे जाते हैं हम लोग। बीना दास थी, क्वेश्चन बना हुआ यहां से, ठीक है, नाम याद करना है। ये औरंगजेब की दक्कन नीति भाई, दक्षिण की सूबेदारी औरंगजेब ने 1653 से 1658 तक भी की थी, जब शाहजहां जिंदा था, जब पापा क्या थे, जिंदा थे। तो 1653 से 1658 तक एक बार सूबेदार रहा था वो, और दूसरी बार वो 1636 से 1644 तक रहा था। कब? 1636 से 1644 में भी रहा था, ठीक है, 2 बार सूबेदारी की थी। तो औरंगजेब शाहजहां के काल में 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा, और औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिणी सूबे की राजधानी बनाई थी इसने, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इनके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता था। तो मराठों की अगर शक्ति को समाप्त करना है तो सबसे पहले दक्षिण के जो ये बहमनी से निकले हुए जो साम्राज्य थे, इनको खत्म करना क्या था, जरूरी था, ठीक है। अहमदनगर को साम्राज्य में मिला दिया था किसने? शाहजहां ने। बीजापुर था अभी, गोलकुंडा था, बड़ी दिक्कतें हो रही थी। चलो, दक्षिण में 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बरार, अच्छा इस समय क्या था कि 5 स्वतंत्र सल्तनत थी, बरार भी था, बीदर भी था। तो बरार को 1574 में मुर्तजा खान ने अहमदनगर में मिला लिया था। मैंने कहा था बरार जो था वीक था थोड़ा, क्या था, तो अहमदनगर वालों ने बरार को 1574 में क्या, मुर्तजा निजाम खां ने कहा अहमदनगर में मिला लिया था। मुर्तजा निजाम खां क्यों बोल रहा हूं मैं? अहमदनगर की निजामशाही, अहमदनगर की निजामशाही, तो वहां के जो राजा हैं उनके नाम के पीछे निजाम शाह लगा होता है। तो मुर्तजा निजाम शाह ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। बीदर को 1619 में इब्राहिम आदिल शाह ने बीजापुर में मिला दिया था। बीदर याद है ना? बीदर को 1619 में इब्राहिम आदिल शाह ने सेकंड ने बीजापुर में मिला लिया था, ठीक है जी। 1682 में अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा। अब हम आगे जब वो राजा बन गया तो लगभग 82 के आसपास, अब लगाओ ना 58 से कब तक इंतजार करता बेटा, 59, 60, 70, 80, 82, 24, कितने साल हो गए? लगभग 24 साल हो गए। कितने साल? पिताजी मरे नहीं, बेटे से रहा नहीं गया। बेटे ने कहा ये तो बुढ़े जी तो अभी जाएंगे नहीं, साम्राज्य मिलेगा नहीं। तो अकबर ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो उसका पीछा करते हुए कहां पहुंचा ये? दक्षिण भारत पहुंचा। किंतु उसके पश्चात उसे उत्तर भारत आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। पहले मेंस में क्वेश्चन बनते थे, अभी भी बन सकता है, कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने किसका नाश किया? नेपोलियन का नाश किया, उसी प्रकार दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश किया। कैंसर साबित हुआ दक्षिण भारत, किसके लिए? औरंगजेब के लिए। और मैंने पहले भी समझाया कि जब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो क्या होता है कि विद्रोह होते हैं। क्या होते हैं? समुद्रगुप्त के समय हमने पढ़ा था
कि समुद्रगुप्त ने भी क्या किया, बहुत बड़े साम्राज्य को जीता, लेकिन उसकी जो नीतियां थी वो बड़ी गजब की थी। उसने क्या किया, प्रसबोधरण जैसी नीतियां अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह जैसी नीतियां अपनाई। मतलब राजाओं को जिनको कैप्चर करना था उनको कैप्चर किया, जिनको वापस करना था साम्राज्य उनको वापस किया, है ना। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण किया और मोक्ष प्रदान कर दिया कि भाई टैक्स देते रहना। कहा, पाटलिपुत्र को टैक्स देते रहना, आपका राज्य आपको सौंप रहा हूं, जब तक टैक्स दोगे तब तक सही रहोगे, जिस दिन टैक्स देना बंद हुआ उस दिन क्या होगा, आक्रमण होगा। समझ में आया। ऐसे में विद्रोह नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जब आप डिसेंट्रलाइज कर देते हो। जब आप सेंट्रलाइज करते हो तो जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक परेशान रहा, जैसे आप देखते हो औरंगजेब परेशान रहा। तो भाई इतने बड़े साम्राज्य को, है ना, एक जगह से चलाना, आगरा और दिल्ली से चलाना संभव नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। अशोक महान की बात अलग है। अशोक महान की बात क्या है, अलग है। अशोक महान ने अपनी धम्म की नीति से क्या करके रखा, बांध के रखा पूरे साम्राज्य को, है ना। ठीक है। और तब जमाना अलग था। अशोक महान जो है बिफोर क्राइस्ट का है। कब का? बिफोर क्राइस्ट का है। तो चलो जी, औरंगजेब के दक्षिण में लड़े गए युद्धों में को दो भागों में बांट सकते हैं भाई। एक बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध और विलय, तथा मराठों की 4 पीढ़ियों। अब मराठों में 4 पीढ़ियों से लड़ा औरंगजेब। शिवाजी कब तक? 1640 से 1680 तक। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य था भाई। क्या था? इसके मतलब कई सालों तक जिंदा रहा कौन? औरंगजेब। मतलब लगभग 27 सालों तक जिंदा रहा। और कितने? अगर शिवाजी जिंदा होते तो मुझे लगता है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर औरंगजेब का दबदबा खत्म कर देते हो। ठीक है। तो 1680, उसके बाद संभाजी आए 1680 से 1689 तक। ठीक है। संभाजी के बाद राजा राम आया। राजा राम के बाद उनकी विधवा ताराबाई आई। कौन आई? ताराबाई आई। ताराबाई 1707 तक लड़ती रही। और ये इस महिला के लिए मुझे बड़ा क्या है, दुख भी है कि दरअसल क्या हुआ कि भाई संभाजी बने और संभाजी की तो सबसे निर्मम हत्या हुई है इतिहास में। क्या हुई है? एक संभाजी और एक उनका मंत्री, जिसको कि क्या बोलते थे, भेदिया बोलते थे, कुछ बोलते थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया औरंगजेब के सामने। औरंगजेब के सामने जब गिरफ्तार किया गया तो औरंगजेब ने कुछ प्रस्ताव रखे कि भाई इस्लाम कबूल लो, ये वो, है ना। और संभाजी क्या प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो अगर औरंगजेब से कोई हिंदू ये बोलेगा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं तो फिर उसका क्या हाल होगा? ठीक है। तो बताया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े किए गए। किनके? एक दिन नहीं मारा गया, थोड़ा 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 करके रोज मारा गया। निर्मम हत्या की गई। किसकी? संभाजी की। और संभाजी के पुत्र को गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? औरंगजेब के पास भेज दिया गया। और वो बच्चा क्या हुआ कि औरंगजेब की पुत्री ने पाला। किसने? औरंगजेब की पुत्री ने। उत्तर प्रदेश में यह भी पूछा कि किस पुत्री ने पाला? क्या जेबू निशा ने पाला? देखना। ठीक है। अब क्या हुआ, ये ताराबाई इतनी क्या है, ये वीरांगना है, ये औरंगजेब से लड़ रही हैं। और जब औरंगजेब मर रहा है तो उसके बाद ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं? छत्रपति बनाना चाहती हैं। क्या बनाना चाहती हैं भाई? माता ने संघर्ष किया तो कायदे से उसके पुत्र को क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। लेकिन इसका बेटा राजा नहीं बनता है। कौन बनता है? जो औरंगजेब की कैद में है, छत्रपति साहू। क्या बोलते हैं उसको? छत्रपति साहू। और बड़ी चतुराई के साथ लेटर मुगल क्या करते हैं? उस छत्रपति साहू को मुक्त कर देते हैं। बचपन से बड़े तक तो वहां पलाओ, और छत्रपति साहू को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो फिर क्यों किया उन्होंने मुक्त? ताकि ताराबाई और छत्रपति साहू के बीच में क्या चले? गृह युद्ध बोलते हैं ना, आपस में युद्ध चले। और उसमें क्या होता? ताराबाई हार जाती है और फिर छत्रपति साहू को क्या करते हैं? छत्रपति बनाते हैं। किसका बेटा है? संभाजी का बेटा है। और वो छत्रपति साहू योग्य नहीं है। अगर योग्य होता तो क्या होता? पेशवा पावर नहीं खींच पाते। क्या नहीं कर पाते? तो आगे चलकर आप देखते हैं कि छत्रपति साहू के समय में सारी पावर्स जो है वो पेशवाओं के पास है। किसके पास है? तो 7 पेशवा पढ़ने हैं आपने, उनमें से 3 पेशवा इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बालाजी विश्वनाथ पढ़ने हैं। फिर उसके बाद बाजीराव पढ़ना है आपने, फिर बालाजी बाजीराव पढ़ना है।
तो जो पहले पेशवा हैं कौन से, बालाजी विश्वनाथ, वो पढ़ने आपने 13 से 20। कहाँ से कहाँ तक, 1713 से लेकर 1720 तक पढ़ने हैं। 20 से 40 दूसरे पेशवा पढ़ने हैं, बाजीराव मस्तानी, छत्रसाल ने भेंट की थी, याद है? बाजीराव को मस्तानी बेगम किसने भेंट की, छत्रसाल ने की। सैनिक पेशवा किसे कहा जाता है, आंसर बाजीराव को बोला जाता है। शिवाजी जैसा कौन था, आंसर बाजीराव था। कौन था, बाजीराव था। ये पढ़ा है ना। ऐसे ही तीसरे पेशवा पढ़ने आपने कौन, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तीसरे पेशवा और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761, पिक्चर भी आ चुकी है, देख लेना। ज्यादा ऐतिहासिक नहीं है पर फिर भी देख लेना, क्या पता समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। तीसरे पेशवा कौन, बालाजी बाजीराव के समय में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हार का कारण, मराठों की हार का कारण क्या था, मराठों ने अपनी पारंपरिक युद्ध पद्धति को छोड़ दिया। क्या कर दिया, मराठों का पैटर्न था गुरिल्ला युद्ध पद्धति, क्या थी, छापामार युद्ध पद्धति। और आप किससे लड़ रहे हो, अहमद शाह अब्दाली से लड़ रहे हो और आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हो। अहमद शाह अब्दाली कौन, वही ईरान का नेपोलियन, दुर्र दुर्रानी नहीं, ईरान का नेपोलियन कौन है, नादिर शाह है। ये अहमद शाह अब्दाली जो है दुर्र दुर्रानी, देखना जरा, दुर्र दुर्रानी इसी की वह है उपाधि। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को वो बाद में पढ़ते हैं हम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली की जो उपाधि है दुर्र दुर्रानी है। एक बार चेक कीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है। तो आमने सामने की लड़ाई में मराठे हार जाते हैं बुरी तरह से, क्या होते हैं, बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। इतना समझ में आया। फिर चौथे पेशवा आते हैं, वो कोशिश करते हैं मराठा साम्राज्य को क्या करने की, बचाने की, लेकिन उनका असामयिक निधन हो जाता है। तो बताया जाता है कि मराठा शक्ति के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि चौथे पेशवा का असामयिक निधन, मतलब चौथे पेशवा का जल्दी मरना मराठों के लिए क्या हुआ, बहुत घातक सिद्ध हुआ। फिर उसके बाद भी आते हैं पेशवा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मतलब फिर मराठा सरदारों के वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। कोई पेशवा तो ऐसा भी है जो आत्महत्या करता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाता है उस बच्चे को, उसके बाद क्या होता है, वो बड़े होके आत्महत्या कर देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि 7 पेशवाओं में वो पेशवा कौन था जिसने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। फिर लास्ट में आप पढ़ते हैं वो कौन, वो कानपुर बिठूर। फिर 1857 के रिवोल्ट में जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो भाई विधवा ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक, इतना समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इन 4 लोगों से लड़ा औरंगजेब। पहले शिवाजी से लड़ा मतलब होती रही भिड़ंत, फिर संभाजी ने परेशान किया, फिर राजा राम ने परेशान किया, फिर राजा राम की विधवा ताराबाई ने, और ताराबाई ने बड़ा गजब का संघर्ष किया भाई औरंगजेब के साथ, ठीक है। चलो, औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह, जयपुर के थे, राजा जयसिंह को बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब जानता था कि इस मराठा को अगर कोई रोक सकता है तो एकमात्र राजपूत है जो रोक सकता है, वो कौन है, जयसिंह। इसलिए जयसिंह को भेजा गया। किसको भेजा गया, जयसिंह को भेजा गया, ठीक है जी। जयसिंह ने पराजित तो नहीं किया लेकिन संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। पूरी तरह से पराजित नहीं हुए बट काफी हानि पहुंचा दी कि उसको, शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की 2 संधियां पढ़ते हैं हम, ये पहली संधि है पुरंदर की जो कि 1665 में होती है। और जयसिंह वचन देता है किसको, शिवाजी को, कि आपको, पहले बोलता है आपको मिलने आना पड़ेगा, किससे, औरंगजेब से। शिवाजी कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा किसी बादशाह के सामने। वो कहता है कि, फिर बोलते हैं शिवाजी की भाई मेरे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो कहता है मैं राजपूत हूँ, जुबान दे रहा हूँ, आपकी क्या नहीं होगी, मृत्युदंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके कहने पर, जयसिंह के कहने पर शिवाजी मिलने जाते हैं किससे, औरंगजेब से। और वहां पर फिर वही, मतलब कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं कि छोटा दरवाजा बनाया जाता है, झुक के आना पड़ता है शिवाजी को। तो ऐसे करके आते हैं, वो उल्टा करके आते हैं, कहाँ, अंदर, झुक के नहीं आते, ठीक है। दूसरा, जो आम जागीरदार होते हैं उनके साथ खड़ा कर देते हैं किनको, शिवाजी को। शिवाजी वहीं पर बोल देते हैं उल्टा सीधा जो भी बोलना था। तो शिवाजी को कैद किया जाता है,
तो कैद किया जाता, तो बाद में शिवाजी कैद से भाग जाते हैं, ये पता है आपको। तो बाद में राजा की उपाधि देनी पड़ती है। जन्मदिन का बहाना बनाते हैं, कुछ कहानी है ऐसी, फिर टोकरों में लड्डू आते हैं, उन टोकरों में बैठ के चले जाते हैं। उनका एक हमशक्ल क्या होता है, अंदर बैठता है जेल में, और वो निकल जाते हैं वहाँ से। इतना समझ में आया? तो कुछ ऐसा लगता है कि जयसिंह जो था ना, अब ये इतिहास में नहीं लिखा हुआ, वचन दे रखा था राजपूत ने कि आपके साथ क्या नहीं करने दूंगा, मैं बुरा नहीं करने दूंगा। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि कहीं ना कहीं उनको भगाने में किसका हाथ था, जयसिंह का हाथ था। अपना वचन तो पूरा करना ही था, क्योंकि औरंगजेब का भरोसा नहीं था, कभी भी शिवाजी को क्या कर सकता था, मार सकता था। बाद में राजा की उपाधि देनी पड़ी औरंगजेब को, शिवाजी को। पहले बोलता था पहाड़ी चूहा, क्या बोलता था, बाद में बोला राजा शिवाजी। तो ये क्वेश्चन बना कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी। तो जिस जमाने में क्वेश्चन आया उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि औरंगजेब देगा, बट औरंगजेब ने दी उपाधि। किसने दी? ठीक है जी। तो भाई पुरंदर की संधि होगी 1665 में, ठीक है। बहुत सारे किले देने पड़े शिवाजी को अपने, किसको, ये शिवाजी में पढ़ेंगे हम डिटेल में। बहुत सारे किले देने पड़े औरंगजेब को, और फिर मिलना भी स्वीकार किया। चलो, तो बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, किसको, जयसिंह को। और रास्ते में बुरहानपुर में जयसिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? बुरहानपुर में। राजा जयसिंह की मृत्यु कहां पर हुई? आंसर बुरहानपुर में हुई। चलो, 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार दिलेर खान ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद से मिलकर संधि करने के लिए विवश कर दिया, और सुल्तान की बहन शहजादी शहर बानू का विवाह शहजादा आजम के साथ करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। कुछ खास नहीं। 22 सितंबर 1686 को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह, अंतिम आदिल शाह सुल्तान कौन था? सिकंदर आदिल शाह, बीजापुर का आदिल शाह सुल्तान ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 86 में बीजापुर, 87 में गोलकुंडा। 86 में और 87 में गोलकुंडा। बीगो याद, गोभी बीगो, गोभी बीगो याद रखना आपने, ठीक है। ठीक है जी। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह का स्वागत किया, उसे खान का पद दिया, 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी, ठीक है। 32 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु हो गई। अब कैसे हुई होगी आप ही जानते हैं कि 32 साल में कैसे मरता आदमी। पेंशन दिखाने के लिए दी जाती है, लेकिन कब कौन क्या कर दे। और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्ला की कब्र के पास उसको दफना दिया गया। किसके? शेख फहीमुल्ला की कब्र के पास उसको। ये आपके मतलब का नहीं है इतना डीप, नेट वेट देना है तो तब उसमें काम आएगा। बीजापुर के साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 में ही शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है, क्योंकि गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाकर ही निष्कंटक रूप से मराठों का संघर्ष करना चाहता था औरंगजेब, ठीक। इसके अलावा गोलकुंडा विश्व भर में बड़े हीरों की बिक्री के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार था। हीरे, गोलकुंडा के हीरे। कोहिनूर कहाँ से निकला? गोलकुंडा की खानों से निकला। कहां से निकला? गोलकुंडा की खानों से निकला, ठीक है। 1687 में औरंगजेब ने स्वयं गोलकुंडा पर आक्रमण करके किले को घेर लिया। 8 महीने घेरे के बावजूद भी मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में औरंगजेब ने अब्दुल्ला गनी नामक एक अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और उसने अपने मालिक से विश्वासघात करके किले के फाटक को खोल दिया। क्या कर दिया? बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये हमारे देश की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं चलता है ऐसा, क्या कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये इनके बनाए हुए हैं कि जीतने के लिए किसी भी हद तक क्या करो, गिर पड़ो। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, हमारे यहाँ नियम होते हैं लड़ने के भी। क्या होते हैं? रथी रथी से लड़ेगा, महारथी महारथी से लड़ेगा, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। देखा है? सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, सूर्योदय से पहले कोई युद्ध नहीं होगा, है ना। और जो क्या होगा, जिसके पास जो निहत्था होगा उस पर कभी वार नहीं किया जाएगा, पीठ पर वार नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? पीठ पर वार नहीं किया जाएगा। तो हम इन नियमों के चक्कर में ही तो क्या हो गया हमारा, हम इसलिए, ऐसा नहीं कि हम में बहादुरी की कमी थी, हम इन चक्करों में जो हमारे नियम थे, हम जो धर्म युद्ध लड़ते थे, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? इवन हम लोगों को इतना डराया गया था कि मलेच्छ हैं, क्या हैं, गौमांस खाते हैं। अब कोई माना जो सैनिक होता था, अगर उसको किसी मुस्लिम सैनिक ने छू लिया, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं,
तो ये माना जाता था कि अब वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, तो वो अपना भाला जो है नीचे रख देता था कि अब घर जाके तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को अगर टच करूंगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, फिर ऐसे में क्या होगा, ग्राम निकाला हो जाएगा। तो वो वहीं पर वीर गति को प्राप्त होना क्या मानता था। और ये जो थे ये रात को भी आक्रमण करते थे, घूस भी देते थे। देखो ना औरंगजेब ने क्या किया, अब्दुल्ला गनी नामक एक अफगान को लालच दिया, दरवाजा खुलवाया और गोलकुंडा के किले के फाटक खोल दिए गए। मुगलों ने किले को जीतकर अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आया समझ में। स्त्री पर आक्रमण, वार नहीं करना है। अकबर को आप देख रहे हैं कि 2 महिलाओं के साथ भी युद्ध कर रहा है। किस किस के साथ, ये तो औरंगजेब कर रहा है ताराबाई के साथ, मैं अकबर की बात कर रहा हूं। एक वीरांगना पड़ी थी हमने, कौन, एक तो चांद बीबी थी, ठीक है, और एक ऊपर दुर्गावती थी, पढ़ा था। और हमारे उसमें क्या था कि भैया महिला अगर कोई है तो उस पर हथियार नहीं उठाना है। महाभारत में आपने देखा होगा शिखंडी, ठीक है, ढाल बनाया जाता है शिखंडी को, और किसके साथ युद्ध हो रहा होता है, भीष्म के साथ। तो इतने बड़े धनुर्धर, भीष्म चाहते तो पूरे महाभारत को अकेले निपटा सकते थे। भले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, अर्जुन रहा होगा, लेकिन दिव्यास्त्रों से जो वो थे वो कौन थे, भीष्म थे, है ना। तो वो अकेले निपटा देते, लेकिन क्या हुआ कि, है ना, उधर से कृष्ण थे बताने वाले। चलो तो ठीक है भाई, युद्ध भी करो तो कैसा, धर्म युद्ध करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। और अधर्म युद्ध करोगे तो चलो। कहा जाता कि औरंगजेब ने गोलकुंडे के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। परंपरा थी, असीरगढ़ की जो जीत थी, अंतिम विजय थी अकबर की 1601 में, सोने की, मैंने बोला नहीं, सोने की कुंजी से खोला, या ना घूस देकर खोला असीरगढ़ के किले को। ऐसे ही गोलकुंडा के किले को भी घूस देकर खोला। चलो जी, फिर मराठों से संघर्ष हुआ भाई। मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में। कब, तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। अब शिवाजी जो हैं, देखो शिवाजी कब बनता है कोई व्यक्ति, परिस्थितियां बनाती हैं। साजी भोसले छोड़ के चले गए, छोटे बच्चे। माँ जीजाबाई ने बचपन से कहानियां सुनाई। क्या सुनाई, किसी भी बच्चे को जब आप पाल रहे हो तो क्या करें, उसे बहादुर बनाएं, उसको डराएं ना, उसको क्या ना करें, उसको ये ना बोलें कि ये गग्गू है, ये बग्गू है। नहीं करते हैं आप लोग, उस तरह से नहीं पालना है बच्चों को। कैसे बनाना है, वीर बनाना उन्हें। कैसे बनाना है, बच्चे के अंदर पहला डर उस दिन बैठता है जब आप बोलते हो ये गग्गू है और ये बग्गू है। समझ में आया। शिवाजी की मां ने ऐसा नहीं किया, जीजाबाई ने बचपन से क्या सुनाई, कहानियां सुनाई, शिवाजी को महत्वाकांक्षी बनाया, किले दिखाया कि ये किला है, ये किला है, देखो, और बताया कि अगर ये किला होता हमारे पास तो क्या होता। और शिवाजी ने भी वही किया। जब बड़े हुए तो क्या हुए, और किस्मत से, मैंने कहा कई बार क्या होता है कि ठीक है बारिश नहीं हो रही है मावल प्रदेश में, गारे वाली भूमि है, लेकिन वहां के लोगों, वहां की ज्योग्राफी ने वहां के लोगों को क्या किया, बहुत ताकतवर बनाया। और साथ में मुगलों से लड़ने के लिए, क्योंकि मुगल जो थे वो लुटेरे थे, तो उनको लूटने के लिए लुटेरे ही चाहिए थे, मतलब दोनों बराबर के चाहिए थे ना। तो जो मावल प्रदेश के लोग थे वो क्या थे, वो जानते थे कि कैसे छीनना है। तो इसलिए मावल प्रदेश की सेना को संगठित किया किसने, शिवाजी ने। तब मुगलों से टक्कर ली। मुगल भी हिल गए भाई। कौन, मुगल भी हिल गए, है कौन, और ये सैनिक कहां से आए। तो मैंने कहा जहां की ज्योग्राफी, जहां पानी नहीं बरसता होगा, जहां अनाज नहीं होगा खाने के लिए, और जहां बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा किसी चीज के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो वहां का व्यक्ति कैसा होगा, टफ होगा। वहां दया नहीं होगी, वहां एक बाल्टी पानी के लिए सर फोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सर फोड़ दिया जाएगा, पानी के लिए कत्ल कर दिया जाएगा। तो ठीक है, वो प्रवृत्तियां थी तो एक सैनिक के अंदर होनी चाहिए। सैनिक ऐसा थोड़े होना चाहिए। एसएसबी हुआ किसी का, सुनो भाई, उससे पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होना चाहिए, उसने कहा बातचीत होनी चाहिए। यार तुम बातचीत करने के लिए सेना में भर्ती हो रहे हो, आपने ये नहीं बोलना है। आप सैनिक बनने जा रहे हो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आपने बोलना है कि पकड़ पकड़ कर, क्या, ये सैनिक के अंदर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
अब आप बोल रहे हो बातचीत, तो बातचीत करनी है तो नेता बनो, फिर क्या बनो, नेता बनो। तो वहां पर इस जवाब का बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले आपको कि बातचीत करेंगे जी, ठीक है। आप सेना में हो, सेना का काम होता है लड़ना, और पीछे जो कमांड मिलेगी उसको फॉलो करना, यस सर बोलना। क्या बोलना? अपने सीनियर को क्या करना। सेना का जो ऑफिसर होता है वो सिर्फ ऑफिसर नहीं होता है, अपनी प्लाटून के लिए भगवान होता है। क्या होता है? उसके द्वारा बोला गया जो ऑर्डर दिया जाता है वो क्या होता है, बस यस बोलना है, उसमें क्या करना है। हाँ, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, अधिकारी तो सेना का ही होता है। क्या, जो सबसे ज्यादा सम्मान जो होता है वो सेना के अधिकारी का होता है। किसका होता है? आप डीएम बनो, आप कुछ भी बनो, मुख्य सचिव बन जाओ, वो सम्मान आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि सेना के अधिकारी को मिलेगा। जैसे आपके कौन थे, सीडीएस विपिन रावत जी थे, ठीक है। चलो जी, तो मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? 1656 ईस्वी में हुआ। तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। तो आपने याद रखना अहमदनगर और जुन्नार, अहमदनगर और जुन्नार। औरंगजेब ने 1680 में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को, किसको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ये नाम मिलेगा आपको। क्या बोला था मैंने? हाँ जी, हाँ, शाइस्ता खां, बंगाल भेज दिया था इसको। तो अब मैं बता रहा हूं कि अब ये कहानी यहां पर पढ़नी है आपने कि 1660 में शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल में रात को चुपके से आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, किंतु उसका एक अंगूठा कट गया। अरे भाई, किससे टकरा रहे हो? शिवाजी से, ठीक है। बताया जाता कि किले पर चढ़ नहीं सकते थे, तो वहां एक जो आप बता रहे थे सुबह, एक जानवर होता है जो जिसके हाथ बिल्कुल क्या होता है, वैक्यूम कर देते हैं, छिपकली जैसा होता है, उस पर रस्सी बांधकर किले पर भेजा गया। किस पर? क्या बोल रहे थे आप? गो, छिपकली जैसा बड़ा सा होता है, उस पर अगर आपने रस्सी बांध दी और उस पर आप लटक भी जाओगे ना तो भी नहीं गिरेगा वो, उसके हाथ क्या हो जाते हैं। उसको भेजा गया, बताया जाता है, ठीक है। और तब मराठा सैनिक ऊपर गए, शिवाजी भी ऊपर गए। शाइस्ता खां सो रखा था, होता ही है, अच्छी नींद में सोया होगा कि ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सकता। और रात को शिवाजी ने हमला किया, उसके हाथ का एक अंगूठा काटा, है ना। अब बड़ी मुश्किल से जान बचा के शाइस्ता खां क्या, अब औरंगजेब के पास पहुंचा होगा। अब शाइस्ता खां कौन है बताओ? औरंगजेब के साथ क्या संबंध है? औरंगजेब इसको मृत्युदंड क्यों नहीं दे रहा? इसको बंगाल भेजता है, बंगाल का सूबेदार बना के भेजता। चलो कोई नहीं मामा जी, आप क्या हो गए, विफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल देखो आप, ठीक है। चलो जी, मामा जी हैं ये, कौन है? मामा जी हैं। अब मामा जी को तो ऐसे मार नहीं सकते। चलो, तो औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को बता दिया मैंने, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि की डेट याद करनी पड़ेगी भैया आपको। क्या करना पड़ेगा? वैसे सन से काम चल जाएगा 1665, क्योंकि ये पहली संधि है पुरंदर की। कौन सी पहली संधि है? 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। विवश कर दिया शिवाजी को। पुरंदर की संधि के समय मनुची भी उपस्थित था। कौन? मनुची तोपची, स्टोरियो डो मोगोर का लेखक, जो उस समय जयसिंह की सेवा में था। किसकी सेवा में? जयसिंह की सेवा में था। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हूण देने पड़े। किसको? औरंगजेब को। और साथ में 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। और बाद में जब शिवाजी उसकी कैद से छूटे ना, सारे किले जीते वापस। किसने? शिवाजी ने। इतना समझ में आया? 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों को की सहायता करने का वचन देना पड़ा। दरअसल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि शिवाजी से बातचीत क्यों करना चाह रहा था कौन? औरंगजेब, बीजापुर को कैप्चर करने के लिए। किसको? अब भले ही हमने ऊपर कैप्चर कर दिया, लेकिन इतिहास में मैंने कहा आगे पीछे पढ़ते हैं ना जब किताब में, हम सोचते हैं कि ये ऊपर चला गया, अब ये नीचे फिर घटना आ गई, तो ये पहले की घटना है। बीजापुर को कैप्चर करना चाह रहा था, बाद में बीजापुर को कैप्चर कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है जी। पुरंदर की संधि जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने एक कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। अब यह क्वेश्चन यूपी में पूछा गया कि जयसिंह शिवाजी से या औरंगजेब शिवाजी से मैत्री क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि बीजापुर जो था बड़ा शक्तिशाली था।
क्या था? तो बीजापुर से क्या करने के लिए? और देखो ना, बीजापुर में पापा जी नौकरी कर रहे हैं, साजी भोसले। कौन? शिवाजी के पिताजी पहले अहमदनगर में थे, अहमदनगर को मिला दिया शाहजहां ने, और अब वो नौकरी कर रहे हैं कहाँ? बीजापुर में। तो क्या पिताजी के विरुद्ध जाएंगे शिवाजी? नहीं जाएंगे ना, लेकिन यहां पे देना पड़ा वचन। चलो अब क्या हुआ? पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में पंच हजारी मनसब देना, उचित जागीर देना, शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना था। संभाजी ने जाना था भी शिवाजी की जगह, शिवाजी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। कौन जाएगा? मनसबदार जो बनेगा मेरा बेटा बनेगा पंच हजारी। पंच हजारी ठीक ठाक मनसब होता है, ठीक है। दूसरा जागीर देना, तीसरा मुगल दरबार में उपस्थित होना था। अब क्या हुआ? 22 मई 1666 को शिवाजी आगरे के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। कहाँ हुए? ये दीवाने आम, दीवाने खास दिल्ली के किले में भी है, दीवाने आम आगरा के किले में भी है। आगरा का लाल किला जो कि किसने बनाया था? किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था ये लाल किला। आगरा, प्रयागराज, लाहौर, 3 लाल किले जो हैं वो अकबर ने बना रखे हैं। दिल्ली शाहजहानाबाद का किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। किसने? हालांकि शाहजहां ने भी तोड़फोड़ की। क्या? अकबर के बनाए हुए इमारतों में तोड़फोड़ करके उसने भी एक्स्ट्रा कुछ बनाया है वहां पर, ठीक है। चलो जी, तो अब एक बार क्वेश्चन पूछा कि शिवाजी को कैद किया गया जयपुर भवन में। क्या किया गया? अब पूछा गया जयपुर भवन कहाँ है। अब जयपुर भवन आधे से अधिक लोगों ने सोचा कि जयपुर में होगा, बट जयपुर भवन आगरा में। कहाँ पे है? तो जयपुर भवन में कैद किया गया, जहां वे गुप्त रूप से फरार हो गए। क्या हो गए? फरार हो गए। चलो जी, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, ठीक है। 1689 में अपने मंत्री कवि कलश, इसको कलुष बोलते थे। कौन बोलते थे? मराठे। कलुष और भेदिया भी बोलते थे। क्या बोलते थे? भेदिया। ये बड़ा इंटेलिजेंट था। कौन? कवि कलश। ये दोनों पकड़े गए, लेकिन इंटेलिजेंस काम नहीं आई। किसकी? कवि कलश की। कवि कलश और मैंने कहा कौन? संभाजी, दोनों पकड़े गए। बहुत बुरी तरह से इनका कत्ल किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1690 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। काबुल को लेकर चटगांव तक, कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनका सौतेला भाई राजा राम, अब किसने संभाला? राजा राम ने नेतृत्व संभाला, संघर्ष जारी रखा। तो जो ये संघर्ष होता है इसको मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है? और ये ताराबाई भी लड़ेगी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इसीलिए मैं उनके पक्ष में बोल रहा था कि जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, कायदे से उनके बेटे को क्या बनना चाहिए था? छत्रपति बनना चाहिए था। लेकिन मराठा लोगों ने, सरदारों ने साहू को ही छत्रपति माना। उन्होंने कहा क्योंकि वो किसका बेटा है? किसका बेटा है भाई? संभाजी का। और होता भी है कि संभाजी की जो मृत्यु हुई थी वो बड़ी निर्मम हत्या हुई थी, है ना, शायद इसलिए थोड़ा सा क्या। चलो जी, संभाजी की मृत्यु के बाद सौतेला भाई राजा राम, राजा राम के बाद कौन? ताराबाई। राजा राम की विधवा ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम धार्मिक नीति। क्या पढ़ते हैं? समय, ठीक है, अगले पार्ट में बताता हूं।